हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या है हम वो अलग से देखेंगे, और इसके अलावा डिस्टिंक्ट की क्या मीनिंग है वो हम देखेंगे। तो वेल डिफाइंड में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ये नहीं पता कि बॉयज़ कौन से, कि किसी स्कूल के हैं, किसी कॉलेज के हैं, किसी यूनिवर्सिटी के, या कहाँ के बॉयज़ हैं। तो ये डिफाइन है, सिर्फ बॉयज़ लिखा हुआ है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ टीचर्स कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ बॉयज़ इन क्लास 7, हाँ ये है कि हमें ये पता है कि कौन से हैं, मगर कितने होंगे वो हमारा इशू नहीं है, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि किस क्लास की या किस ग्रुप की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो ये है कि जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो 7th क्लास के हैं, वो भले वो जितने भी हैं दुनिया में, तो हमारे पास ये पता है कि हमारा ये वेल डिफाइंड कहलाएगा। फिर हमारे पास दूसरा जो नाम रहता है यहाँ पे डिस्टिंक्ट का हम कहते हैं। तो डिस्टिंक्ट की मीनिंग क्या होती है? अगर हमारे पास कलेक्शन है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 1 अगेन है, तो यहाँ पे 1 जो है वो रिपीट हो गया है। जब यहाँ पे कोई नंबर रिपीट होगा, यानी ये डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन वायलेट कर रहा है, ये 1 1 या फिर ये 2 2। तो ये 1 1 या 2 2 भले हम ये 1 हटा भी दें, मगर ये अगेन 2 2 दो बार आ रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं हुआ। तो डिस्टिंक्ट होने की वजह से हमें ये एक बार लिखना पड़ेगा, यानी अगर ये सेट होना चाहिए तो ये इस किस्म का होना चाहिए, तभी हम इसको सेट करेंगे, वरना ये सेट नहीं कहलाएगा। तो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की मीनिंग हमारे पास ये होती है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी टॉपिक थी वो, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, फ़िलहाल मैं वीडियो ऑफ करके ग्रुप में शेयर करते हूँ, ताकि आप मुझे बार बार बताते जाएँ कि कौन सी अब नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ से मुझे एग्जैक्टली शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो उसके 3 वेज हैं हमारे पास। तो 3 वेज में जो पहला है वो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास क्या होता है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में ये इसको कहता हूँ सिंपल वर्ड्स में, जो हमारा सेट होगा वो लिखा होगा इन, या तो वर्ड्स में लिखा हुआ होगा या सेंटेंस में लिखा हुआ होगा, यानी एक पूरी एक लाइन होगी। जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 7। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट को लिखने का। अगर इसी को हम लिखें दूसरा हमारा जो टेबुलर फॉर्म होता है उसमें, तो टेबुलर फॉर्म को मैं ये कहता हूँ, या तो हमारे पास लेटर्स होंगे एग्जैक्टली, या हमारे पास नंबर्स होंगे। हाँ, कहीं पे मैं यहाँ पे रॉन्ग भी हूँ, क्योंकि वैसे तो हमारे पास जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वो भी आ जाते हैं, मगर मैं जो सिंपल नहीं मेरी डेफिनेशन वो है इसकी कि हम करली ब्रैकेट भी यूज़ करें, हम जो है एक तो करली ब्रैकेट यूज़ करें, ठीक है, इसके अलावा हम कामा यूज़ करें। तो कामा यूज़ करके करली ब्रैकेट यूज़ करें, उसको हम वैसे सिंपल वे में हम इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर में एक्चुअल में क्या होगा 2 to 7, यानी अब हमें लिखना पड़ेगा 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर लिखा होगा फ्राम 2 to 7। तो दो चीज़ें यहाँ पे अगेन होती हैं। तो एक होता है फ्राम 2 to 7, एक होता है बिटवीन 2 and 7। तो बिटवीन का मतलब यही है कि अगर मेरे पास 5 कोई बंदे बैठे हुए हैं लाइन में, तो मैं ये कहता हूँ कि जो बीच वाले हैं वो आ जाएं, तो फिर वो पहला और आखिरी वाले छोड़ के बाकी आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ वाले ये सारे आ जाएं, तो वो इंक्लूडिंग वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही होता है कि हमारे पास एक लाइन होती है वैसे। तो लाइन अगर देखें, यहाँ पे नंबर है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 and 7 है। तो अगर मैं ये कहूँ 2 से लेके 7 तक, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि बिटवीन 2 and 7, तो एग्जैक्टली वो ये वाले नंबर्स होंगे। ठीक है, तो बिटवीन और फ्राम का ये चक्कर होता है कि बिटवीन में हमेशा हम वो खुद नंबर नहीं लेते, और फ्राम वाले में हम वो नंबर भी लेते हैं, ये भी लेते हैं। हाँ, कुछ में ये होता है कि नोटेशन का वो हम अलग से देखेंगे, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन यूज़ होता है। फ़िलहाल हम इस केस में इसको बात करें, जब हम टेबुलर के अलावा जो हमारे पास तीसरा सेट बिल्डर होता है, उसमें हम नोटेशन का डिस्कस करेंगे, कौन सी नोटेशन यूज़ होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट इसका वे है, जो हमारे पास सेट बिल्डर होता है। ठीक है, तो सेट बिल्डर में मैं ये कहता हूँ सेट जो हमारा लिखा हुआ होगा इन
सिम्बल्स। तो सिम्बल्स कौन सी, मैथमेटिकल सिम्बल। तो सिम्बल्स थोड़ी रिव्यू कर दें तो इस सिम्बल को हम बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू। और सिमिलरली इसको हम नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे, ठीक है। कोई नंबर यानी किसी सेट में होगा तो हम ये नोटेशन देंगे, अगर नहीं होगा तो हम ये नोटेशन देंगे। सिमिलरली ये तो हमें इक्वलिटी के तो हमें ऑब्वियसली पता है और नॉट इक्वल भी पता है। एक नोटेशन ये यूज़ होगी जिसको हम कहते हैं सच दैट, ठीक है। फिर ये यूज़ होगी जिसको कहते हैं हम लेस देन, और दूसरी हमारी होगी ग्रेटर देन, यानी एक नंबर दूसरे से कम होगा या दूसरे से बड़ा होगा। तो कम होगा तो हम ये नोटेशन देंगे, बड़ा होगा तो ये नोटेशन देंगे। हाँ, कभी कभी वो खुद बराबर भी होंगे तो फिर ये नोटेशन देंगे, जब इस केस में बराबर हो तो हम ये नोटेशन दे देंगे। तो दोनों केसेस आ जाते हैं। तो कहीं पे डिपेंड करते हैं, हम सवाल करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे थे। तो सेट बिल्डर में हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे खास करके। अच्छा, ये भी यूज़ होती हैं कि इसको हम एंड कहते हैं, जो हमारी इस्लामिक जो नंबर्स, हम इस्लामिक भी कहते हैं वैसे तो, क्योंकि ये 8 के होता है हमारे पास, इसको हम एंड कहते हैं। और जो ये वाला होता है इसको हम और कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल भी यूज़ होंगी और ये वाली भी यूज़ होंगी खास करके सेट बिल्डर में। वैसे तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी होती हैं, सेट के केस में हमारे पास हम ये यूज़ करेंगे खास करके, ठीक है। तो सेट बिल्डर का हम बात कर रहे थे। तो सेट बिल्डर के लिए क्या होगा, वही अगर सेट हम दोबारा लिखें जो हमने पहले लिखा था, जिसको कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास होगा एक्स सच दैट एक्स। जो हमारा एक्स क्या था, वैसे तो वो नेचुरल नंबर था, मगर क्योंकि वो 60 से कम या बराबर था और 2 से बड़ा या बराबर था, जो यानी 2 से लेके 7 तक हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो एक चीज़ ये भी लग सकते हैं, अगर हमारे पास बिटवीन हो, ठीक है, तो बिटवीन 2 एंड 7 के केस में हम ये नोटेशन देंगे, ये याद रहे, ठीक है। अगर फ्राम कहे तो फ्राम में हम ये इंक्लूड वाली भी लेते हैं, क्योंकि ये नंबर खुद भी आएगा और वो नंबर खुद भी आएगा। जब दोनों नंबर्स आते हैं तो हमारे पास फ्राम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जब हमारे पास बिटवीन हम कब कहते हैं, जब वो खुद नंबर नहीं होते, तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड का। तो मैं सिंपल से ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ से 2 और 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ नंबर हैं 2 3 4 5 अप टू 7 है। तो इंक्लूडिंग 2 एंड 7 को हम ऐसे लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग 2 एंड 7 को हम ऐसे लिखेंगे जब हम अंदर वाले की बात करें। बाहर वाले का फिर कॉन्सेप्ट ही अलग होता है कि हम उसको आगे से देखेंगे, भाई एक्स ग्रेटर देन 7 हो और लेस देन 2, वो अलग बात है। तो इस केस में जब फ्राम हो तो हम ये लिखते हैं। हाँ, कुछ ये होते हैं कि अगर हमने ये लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो सेट ऑफ मैं लिखता हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो हमें ये चीज़ पता होती है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो इस वजह से हम क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं, हमें ये पता है कि 1 से स्टार्ट होना है उसे। हाँ, पहले 5 है तो 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि 1 से स्टार्ट होने चाहिए। तो अगर फर्स्ट 5 कह रहा है तो ऑब्वियसली वो 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि नेचुरल है। नेचुरल की डेफिनेशन ये होती है कि जो 1 से स्टार्ट हो एंड सो ऑन। सिमिलरली होल नंबर्स कह रहे हैं तो वो 0 से स्टार्ट करने हैं। हाँ, अगर इंटीजर्स कह रहा है फिर हमें उसकी रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन लाजमन है, क्योंकि ज़ीरो है, ज़ीरो से राइट साइड वाले पॉजिटिव होंगे, लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव होंगे। वो हम अलग से अभी लिखना चाह रहे हैं कि पहले से हमने पहले ये लिख लिया है। तो वैसे मेरे पास नोटेशन के बाद लिखना था वो सेट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल सेट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं, वही एक्चुअल में है। तो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है जो 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। होल नंबर्स का सेट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। अब मैं नाम नहीं लिख रहा, नाम मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखेंगे तो जगह हमारे पास इतनी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद z होता है, हम इसको इंटीजर्स कहते हैं। x सच दैट x से क्या होगा, वो x ऐसा होगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कौन से हैं, 0 है, +-1 है, +-2 +-3 एंड सो ऑन। एक तरीका इसको लिखने का ये वाला है, ठीक है। दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है कि हम इसको लिख सकते हैं, लेफ़्ट साइड चलते हैं -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो एक नोटेशन ये भी है, ये लाजमन ये नहीं कि हम हमेशा ये यूज़ करें, कभी ये भी यूज़ करते हैं। जब बिटवीन की फ्राम की बात आए तो यहाँ से ये लिखने से ज़्यादा क्लियरिटी आती है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं, तो वो कहते हैं ऐसे नंबर सच दैट वो कैसे हों,
आप उसको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी पी अपॉन क्यू में, मगर कंडीशन क्या होनी चाहिए, पी और क्यू आपके यहाँ से हो, इंटीजर्स हों, मगर इनमें से तो ज़ीरो भी है, तो आप कहते हैं ज़ीरो निकाल दें। तो ज़ीरो के अलावा आप डिवाइड करें, बाकी हर किसी को कर दें, सिर्फ ज़ीरो ना करें डिवाइड। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर तक हो गया। फिर हमारे पास इरेशनल का कॉन्सेप्ट आता है, वो इनका उलट है। तो एक्स सच दैट एक्स विच के नॉट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू, बाकी वही है। तो मीनिंग क्या है इसकी, थोड़ी इसका एक तो लिख सकें, एक को ना लिख सकें। तो एग्जांपल इसके ये हैं, सिंपल से एग्जांपल ये वाले हैं कि अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 4/5, एक है रेडिकल 3/2, एक है रेडिकल 2/रेडिकल 3, एक लिख रहा हूँ मैं 2/रेडिकल 3। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक और लिखना रेडिकल 9/4। ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्या है, इसको हम लिखा है, ये सारे फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, यानी अपॉन में तो हैं सारे, मगर डेफिनेशन क्या कह रही थी, एक तो अपॉन में हो मगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, इंटीजर्स हों। इसमें देखें हाँ 4 इंटीजर है, इसमें हाँ 4 ये भी इंटीजर है। इसमें देखें ये वाला इंटीजर तो है मगर ये वाला इंटीजर नहीं है, तो ये रेशनल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली ये दोनों इंटीजर्स नहीं है, हाँ ये वाला है फिर ये नहीं है, यानी इस केस में ये दोनों नहीं है, इसमें ये दोनों थे। इस वाले में क्या इशू है, इसमें रेडिकल तो दिया गया है मगर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन ये 3 और 4 आ रहा है, यानी ये वाला हमारा अगेन बन जाएगा। हालांकि दिखने में नहीं लग रहा, मगर हम सिंप्लीफिकेशन के बाद देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम नहीं कर सकते फर्दर। हाँ ये पॉइंट्स में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, मगर ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती। तो रेशनल नंबर हम कब कहते हैं, जब हम फ्रैक्शन में तो लिखें, इसके अलावा दोनों कंडीशन क्या हैं दूसरी, कि उसको वो दोनों जो हैं इंटीजर्स भी हों। हाँ 2/0 तो हम वैसे लिखते भी नहीं है, मगर इस केस में जब हो तो दोनों को इंटीजर होना लाजमन है। अगर इंटीजर कोई एक नहीं है, जैसे इसमें या इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे ये रेशनल नहीं है, वरना क्या हो जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। अब हमने यूनियन इंटरसेक्शन नहीं सीखी, क्योंकि वैसे तो हम कर लेते हैं, मगर क्योंकि हम अलग से डिफ़ाइन करेंगे, जब हमने यूनियन इंटरसेक्शन हम कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको पॉज कर रहा हूँ, यानी ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया डिस्क्राइबिंग सेट, यहाँ पे पूरा होता है। तो सेट की जो नोटेशन है सारी, सेट वाले हमने जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स बनाए हैं, हम उसको बारी बारी कवर कर रहे हैं। हाँ उसके बाद हम आएंगे जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होंगे, या जो भी नीड जिसकी होगी आगे। तो हमारे पास सेट में इसके बाद हमारे पास जो है वो है सेट डेफिनेशन, इसके बाद है फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट्स। ठीक है, तो फाइनाइट और इन्फिनिट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, तो सिंपल सी है, लफ्ज़ से पता चल रहा है कि फ़ाइनाइट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, जिसको हम गिन सकें। तो भले वो कितने भी हो, हज़ार हो, 1000 हो, लाख हो, मगर हमें ये पता हो कि हम इसको बता सकते हैं कि कितने हैं। अगर हम कितने बता सकते हैं तो वो फाइनाइट हो जाएगी। यानी अगर ये है 1 2 3 अप टू 1000, तो हमें ये पता है कि 1000 है। हाँ भले वो लाजमन नहीं कि 1 से स्टार्ट हो, वो 5 6 7 से भी स्टार्ट हो सकता है, मगर हमें ये पता होगा कि होंगे कितने, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पता है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारा फाइनाइट है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं 5 6 तो है, 7 है, मगर ये हमें नहीं पता ये एंड कहाँ पे हो रहा है, अगर एंडिंग का नहीं पता तो ऑब्वियसली ये हमारा इन्फिनिट हो जाएगा। मगर यहाँ पे ये चीज़ है कि कहीं पे स्टार्टिंग हमें पता होती है, कहीं स्टार्टिंग ही नहीं पता होती। तो क्योंकि हमने नोटेशन देख ली है, तो थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहता हूँ x लेस देन 2, अब लेस देन 2 सिर्फ है, अब हमें ये नहीं पता कि सेट कौन सा है। सिर्फ 2 से बड़े छोटे नंबर तो बहुत सारे होते हैं, मगर अगर नेचुरल की बात कर रहे हैं सिर्फ 1 है, होल नंबर्स की बात कर रहे हैं 0 1 है, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो हम नहीं लिख सकते, वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो यही फ़र्क होता है कि हमें ये तो पता है कि नंबर इससे कम है या इससे ज़्यादा है, मगर सेट कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो हमें क्लियर होगा। तो क्लियर होगा तो हम बता सकते हैं भाई ये फाइनाइट होगा या इन्फिनिट होगा। अगर अगर हम छठी क्लास 7th क्लास में जो सेट की फाइनाइट और इन्फिनिट की जो लिखी हुई है डेफिनेशन और एग्जांपल, हम वो अगर कंसिडर करें तो वो देते हैं भाई विच आर द फॉलोइंग इज़ फाइनाइट और इन्फिनिट। तो वहाँ पे है कि सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक ये एग्जांपल है। ठीक है, सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई,
एक ये है, और दूसरा है सेट ऑफ सिटीज़, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास, मतलब तीनों एग्जांपल हैं। तो इसमें फाइनाइट कौन सा होगा? सिंपल है, जो हम गिन सकें। तो मंथ्स ईयर के हमें पता है 12 होते हैं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, स्टार से स्काई में हमें पता है हम नहीं गिन सकते, तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर हमारे पास सेट ऑफ सिटीज़ हैं। अब सिटीज़ हमें एग्जैक्टली हमें हर किसी को पता नहीं होगा कितने हैं, मगर अगर हम सर्वे देखें, यहाँ पे गूगल पे देखें, तो हमें गूगल बता सकता है भाई कितने हैं, उन्होंने गिने हुए हैं, हमने नहीं गिना, वो हमारी गलती है, या हमें हमारी नॉलेज इतनी नहीं है। मगर ये चीज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर स्टार्स कहें तो वो किसी ने गिने भी हैं, तो वो ये नहीं बता सकते भाई एग्जैक्टली कितने हैं। हाँ, मंथ से हमें हर किसी को पता होता है कि भाई 12 होते हैं महीने में। जैसे वीक का अगर दें, डे हमारे पास जो सेट होता है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो वो हमारे पास आ जाता है, वो भी एक सेट बनता है। हम ये भी कहते हैं सेट ऑफ प्लैनेट्स कह लें, वो भी एक सेट बनेगा फाइनाइट का। तो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा सेट है, तो इधर फाइनाइट होगा या इन्फिनिट होगा। मगर सेट की डेफिनेशन सेट होनी चाहिए। क्यों? जैसे हम मंथ्स भी कहते हैं ना, मंथ्स कोई रिपीट 2 बार नहीं आता। जनवरी है वो 1 बार आती है, फरवरी है जहाँ 1 बार आती है। ठीक है, स्काई भी भले वो इन्फिनिट हो, मगर हमें ये पता है भाई ये जो है ना, हर सितारा बराबर नहीं है, तो सेम नहीं है, हर सितारा मुख्तलिफ है। ठीक है, हाँ इन्फिनिट है, मगर हमें ये पता है डिफरेंट है। सिटीज़ का भी ये है, तो 2 सिटी बराबर नहीं होंगे, तो हर एक सिटी की अपनी प्रॉपर्टी, हाँ नाम एक हो सकते हैं, मगर लोकेशन वाइज अगर देखें तो वो अलग हैं। तो ये हमारा सेट तो होगा ही होगा, मगर कोई कुछ इन्फिनिट होंगे, कुछ फाइनाइट होंगे। अब इसके बाद जो है वो है एम्प्टी एंड सिंगलेटन सेट। ठीक है, तो एम्प्टी को हम अब हमारे पास है एम्प्टी। एम्प्टी को हम नल भी कहते हैं, ये नहीं कि हम नाम इसका नल भी है, और सिंगलेटन हम बाद में। तो एम्प्टी सिंपल है, सेट विथ नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, हम इसको एम्प्टी या नल कहते हैं। फिर हमारे पास जो सिंगलेटन होता है, सिंगलेटन। ठीक है, तो सिंगलेटन में क्या होता है? अ सेट विथ वन एलिमेंट। तो वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगता कि भाई एक एलिमेंट है इसमें क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है ना, जहाँ पे कुछ सवाल पूछते हैं ऐसा कौन सा सबसेट है जिसमें ये प्रॉपर्टी है, तो वो फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ यही सेटिस्फाई करता है, और फिर एक प्रॉपर्टी दूसरी है जो सिर्फ यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। हम उस पर आएगी आगे बारी बारी, जब हमारा वहाँ पे टाइम आएगा। तो हमने वो चीज़ें अभी सीखी नहीं है, तो इस वजह से मैं वो क्वेश्चन भी अराइज यहाँ पे नहीं कर रहा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है फ़िलहाल सेट की, सिंगलेटन और एम्प्टी सेट था। इसके बाद है इक्वलेंट और इक्वल एंड इक्वलेंट। ठीक है, तो मैं बारी बारी जो है ना टॉपिक्स देख रहा हूँ, ताकि हमने मोस्टली हम आज कवर कर लें। अब हमारे पास जो है वो है कौन सी थी? इक्वल एंड इक्वलेंट। इक्वल एंड इक्वलेंट। तो टॉपिक तो वैसे भी सेट ही चल रही है, तो मैं वो नहीं लिख रहा। ठीक है, तो इक्वल में हमारे पास क्या होता है? एक सेकंड, कोई इशू है। तो इक्वल एंड इक्वलेंट, तो इक्वल हम कहते हैं ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। कब कहेंगे? इफ़, कब हम इक्वल कहेंगे? इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी ए और बी के जब एलिमेंट एक जैसे होंगे तो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं, वही डेफिनेशन अगर मैं कहूँ कि दोबारा ए एंड बी सेट टू बी
इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट, अच्छा मैं अलग से वर्ड लिखूँगा, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो इक्वल को समझ लें कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है 1 2 3 5, तो यहाँ पे फ़र्क क्या है? यहाँ 1 2 3 तो सेम है, मगर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो इक्वल तब कहलाएंगे जब हर एक एलिमेंट, इफ़ एवरी एलिमेंट, तो ये नाम भी लेंगे तो बेहतर रहेगा। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट हर किसी के बराबर होगा, यानी ये लाजमी नहीं है कि ऑर्डर से सेम हो, तो हर एक एलिमेंट इसका उसमें हो पूरा, यानी ये सारे के सारे सेम हो। 3 तो सेम है मगर चौथा नहीं है, तो ये इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इक्वल की डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाती है। अब हम कहेंगे ए बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी ए और बी में जब एलिमेंट एक जैसे होंगे तो इक्वल था, एक जितने होंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। यानी हम एन ऑफ ए शो करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट को, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी होना चाहिए। जब तादाद सेम है तो इक्वलेंट है, जब तादाद के अलावा नंबर्स भी सेम है तो इक्वल है। क्योंकि हमारी जो बुक है ना, अगर मदर टंग के लिहाज से देखें, इंग्लिश और उर्दू में देखें, तो इंग्लिश वाले में आपके पास एक जितने और एक जैसे लिखा हुआ होगा। सिंधी में भी अपनी वही डेफिनेशन है, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर होता है। तो यहाँ तो हमें समझाना पड़ता है, यहाँ पे हमें समझाना पड़ता है, वहाँ पे लफ्ज़ी ऐसे लिखो ताकि हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। दोनों डेफिनेशन है। इक्वल हम कब कहते हैं? जब एलिमेंट एक जैसे हों, और इक्वलेंट कब कहते हैं? जब एलिमेंट एक जितने हों।